हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। वहाँ पे हमने एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन को वहाँ पे देखा था और उसके मैकेनिज्म को भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद अभी हम देखते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। उसी को हम थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी एल्काइल हैलाइड है जिसके दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन हो, ये एल्काइल हैलाइड है हमारी, ये टू ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, तो यहाँ पे क्या है, इस अल्फा कार्बन पे जिस पे हेलोजन जुड़ी हुई है, इसके इधर भी बीटा हाइड्रोजन है और इधर भी बीटा हाइड्रोजन है। अब जब इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, जो बेस की तरह काम करता है, वो यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकाल सकता है और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को निकाल सकता है। तो अब अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ब्रोमीन यहाँ से, तो ये हमारी 2 ब्यूटीन यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ब्यूटूइन हमारा क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। और ये देखा गया है कि ये वाला जो प्रोडक्ट होता है ये 80% बढ़ता है अप्रोक्सीमेटली, और ये मेजर प्रोडक्ट होता है। अब अगर ये एल्कोहलिक KOH इस वाले हाइड्रोजन को निकालता है तो यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये ब्रोमीन निकलेगा, तो ये ब्यूटवनीन हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और जब ये देखा गया तो ये ब्यूटवनीन जो प्रोडक्ट होता है ये अप्रोक्सीमेटली 20% अमाउंट में बनता है, तो ये माइनर प्रोडक्ट होता है। तो कहने का मतलब, अगर कोई ऐसी एल्काइल हैलाइड है जिसके पास एक से ज़्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो, तो वहाँ पे मेजर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट बनेगा जिसकी वजह से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनते हो। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब ये जो कार्बन कार्बन, ये जो डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन के ऊपर ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होते हैं तो उसको मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बोलते हैं। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक एल्काइल ग्रुप इसके इस तरफ है और एक एल्काइल ग्रुप इसके इस तरफ है, तो 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ये जितने भी एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं उनको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। लेकिन इधर देखें तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके सिर्फ एक तरफ ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। तो हमें बात क्या याद रखनी है कि एक सेट-जेफ रूल होता है कि जो एल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होती है वो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। ये रूल क्या कहता है कि ड्यूरिंग द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो सेट-जेफ रूल को हमें याद रखना है जब भी हमें एल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करवानी होती है। तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड जो एल्कीन होती है वो मेजर प्रोडक्ट होती है और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो माइनर प्रोडक्ट होती है। तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड हो गई, ये मेजर क्वांटिटी में बनी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है ये इसीलिए यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट हो गई। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो एल्काइल हैलाइड होती है उनकी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन क्या देखा गया है कि कुछ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लेकिन और क्या देखा गया है कि जब भी ये रिएक्शंस करवाई जाती है लैब में तो ये देखा गया है अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ये एल्कोहलिक KOH के साथ या फिर किसी और वीक बेस के साथ करवाते हैं तो ये सेट-जेफ रूल हमारा अप्लाई होता है। सेट-जेफ रूल सिर्फ कब अप्लाई होगा, जब एल्कोहलिक KOH का यूज कर रहे हैं हम, या किसी एल्कोक्साइड का यूज कर रहे हैं हम, सोडियम एल्कोक्साइड का यूज कर रहे हैं, या कोई और वीक बेस लिया है तो सेट-जेफ रूल हमारा अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में और बल्कि बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं, अगर हमारा बेस
जो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करवा रहा है अगर वो काफी स्ट्रॉन्ग है और बल्कि बेस है, जैसे कि टर्सरी ब्यूटोक्साइड, जैसे कि टर्सरी ब्यूटोक्साइड। क्या होता है टर्सरी ब्यूटोक्साइड? ये हमारा टर्सरी ब्यूटोक्साइड है। जैसे हमने यहाँ पे पोटासियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड लिया है तो ये काउंटर आयन क्या हो गया? पोटासियम। तो ये पोटासियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड जैसा एक बल्कि बेस का मतलब एक बड़ा बेस जिसका साइज काफी बड़ा है, और जो भी ये बल्कि बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन इस तरह के स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो उस केस के अंदर जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगी। इस रूल को बोलते हैं होफमैन रूल। तो दो रूल याद रखने हैं आपको जब भी एल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन हम करवा रहे हैं। अगर वहाँ पे कोई वीक बेस है जैसे एल्कोहलिक KOH या सोडियम एल्कोक्साइड तो उस केस में सेट-जेप रूल अप्लाई होगा। और अगर हमारा कोई बेस काफ़ी बल्कि बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उस केस में हमारा होफमैन रूल अप्लाई होगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। सेट-जेप रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। अगर हम यहाँ एल्कोहलिक KOH को ना लेके क्या ले लेते? पोटासियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड अगर यहाँ पे लेते तो यहाँ पे क्या होता कि ये जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ये हमारी मेजर प्रोडक्ट बनती अराउंड 80%, और ये जो मेजर प्रोडक्ट है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता, ये अराउंड 20% बनता। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट मेथड है एल्कीन बनाने का, उस मेथड का नाम है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। कि जब भी हम एल्कोहल्स की रिएक्शन करवाते हैं किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ तो वहाँ पे जो एल्कोहल होते हैं उनकी डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाती है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर का मतलब होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो जब भी एल्कोहल्स की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ करवाई जाती है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है और एल्कीन हमारा वहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये हमारा एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हमने किसी एसिड के साथ करवाई है तो यहाँ पे क्या होगा? एक तो ये हमारा OH यहाँ से निकलेगा, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से ये हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन से ये OH, तो -H2O यहाँ से निकलेगा। एक इस कार्बन से ग्रुप हटा है, एक इस कार्बन से, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हमारी एल्कीन बन गई है। ये एल्कोहल था यहाँ पे और ये हमारी एल्कीन है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन जिसमें वाटर रिमूव होता है। तो एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनती है। अब यहाँ पे ये जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज करना है तो ये कौन से एसिड हो सकते हैं? तो दो एसिड हम यहाँ पे जनरली यूज करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का हम यूज कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनका यूज हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाने के लिए नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दिस इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या होगा, जैसे ही हम किसी एल्कोहल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाएंगे तो ये एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की हेल्प से नहीं हो पाएगी। तो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का यूज क्यों नहीं करते हैं ये हमने यहाँ पे देख लिया है। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्यों नहीं किया जाता है? इसका लॉजिक ये है कि जब भी हम किसी भी एल्कोहल की रिएक्शन
कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये जो H पॉजिटिव है ये अल्कोहल को प्रोटोनेट कर देगा। यहाँ पे इस तरीके से ये प्रोटोनेशन हो जाएगी और यहाँ से वाटर निकलेगा, -H2O होगा और यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकटायन। तो ये कार्बोकटायन बन जाएगा। जैसे ही ये कार्बोकटायन बनेगा तो ये जो HCl का H पॉजिटिव तो यहाँ पे यूज हो गया, तो ये जो Cl नेगेटिव बचा था तो ये Cl नेगेटिव इस कार्बोकटायन के साथ रिएक्शन करके एल्काइल क्लोराइड बना देगी या फिर क्लोरो एल्केन यहाँ पे बन जाएगा। तो क्या होता, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करेंगे हम तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं होगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये जो क्लोरीन है इस OH को यहाँ से हटा के उसकी जगह पे ये क्लोरीन आ जाएगा। तो जब कोई ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप की जगह ले लेता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस OH को हटा के यहाँ पे क्या आ गई, क्लोरीन। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इसके बाद अभी हम देखते हैं ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, कि अगर हम डिफरेंट टाइप के एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाएं तो कौन से वाले एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, कौन से जल्दी डिहाइड्रेशन रिएक्शन दे देंगे और कौन से एल्कोहल्स में डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाना मुश्किल होगा। तो उसी को हम देखते हैं। तो डिहाइड्रेशन जब हम करवाते हैं एल्कोहल्स की तो ये देखा गया है कि जो टर्शरी एल्कोहल होते हैं वो बहुत जल्दी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं। टर्शरी एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन के लिए। सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, थोड़ा देर में वो रिएक्ट करते हैं। प्राइमरी एल्कोहल्स की रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है। तो ये है ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स की। टर्शरी एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन रिएक्शन काफ़ी फास्ट होती है, प्राइमरी एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन रिएक्शन स्लो होती है। अब ऐसा क्यों होता है उसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे जब हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कि ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है इसका मैकेनिज्म क्या है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो होती है एल्कोहल्स की, ये रिएक्शंस इवन मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है, कि जो इवन मैकेनिज्म होता है उसी मैकेनिज्म की हेल्प से हम डिहाइड्रेशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं, कि एल्कोहल्स की जो डिहाइड्रेशन रिएक्शंस होती है वो इवन मैकेनिज्म से होती है। अब इवन मैकेनिज्म क्या होता है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो उसको वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी वैसे हम इसको डिस्कस करेंगे। इवन मैकेनिज्म एक 2 स्टेप का मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर कार्बोकटायन हमारा इंटरमीडिएट बनता है। फिर उस कार्बोकटायन की बाद में जब रिएक्शन होती है, डिप्रोटोनेशन होती है, तो एल्कीन हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि इवन मैकेनिज्म 2 स्टेप का मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है एल्कोहल्स की तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। सबसे पहले कार्बोकटायन बनता है। कार्बोकटायन कैसे बनता है, ये हमारा कोई एल्कोहल है, इसकी हमने रिएक्शन एसिड के साथ करवाई है। तो एल्कोहल के अंदर ये जो OH ग्रुप होता है इसके ऊपर ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर होते हैं और ये H पॉजिटिव है, ये बेस की तरह काम करेगा, ये एसिड की तरह। तो ये प्रोटोनेशन कर देगा इस ऑक्सीजन की, ये जो प्रोटॉन है इस ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन कर देगा और यहाँ पे इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे। अब जितने भी OH2 पॉजिटिव होते हैं इस तरीके के जो ग्रुप होते हैं या फिर NH3 पॉजिटिव जो होते हैं, ये सारे ग्रुप एक गुड लिविंग ग्रुप कहलाते हैं। ये सभी ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, ये ईजिली लूज हो जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ये बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड काफ़ी वीक हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना गलत बात है। कहने का मतलब ये स्टेबल नहीं होता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज।
तो इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाते हैं। अब ऑक्सीजन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इस बॉन्ड के, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। तो ये कार्बोकैटायन यहाँ पे बन गया है। और ये जो स्टेप होता है, ये जो स्टेप हो रहा है कार्बोकैटायन के बनने वाला जो स्टेप, ये वाला स्टेप हमारा सबसे स्लो स्टेप होता है। और किसी भी रिएक्शन के अंदर जो स्लो स्टेप होता है वही हमारा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि रिएक्शन का जो ओवरऑल रेट है वो स्लो स्टेप ही डिसाइड करता है। अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बन चुका है, तो सेकंड स्टेप में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अब कार्बोकैटायन से हमारी वापस एल्कीन बनेगी। अब एल्कीन कैसे बनेगी कार्बोकैटायन से, ये हमारा कार्बोकैटायन बन गया है यहाँ पे। इससे एल्कीन कैसे बनती है, डीप्रोटोनेशन से। अब डीप्रोटोनेशन कैसे होता है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कार्बन के ऊपर ट्रांसफर होंगे और इस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से -H पॉजिटिव निकल जाएगा और ये हमारी एल्कीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तो ये मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स के लिए। इसके बाद अभी हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, कि कुछ एल्कोहल्स के केस में जब हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाते हैं तो उस केस में हमारे कई बार प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं, कि देखने से हमें लग रहा था कि ये प्रोडक्ट बनेगा लेकिन एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट कंप्लीटली डिफरेंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं अब हम, ये हमारे पास कोई एल्कोहल है, ये ब्यूटाइल एल्कोहल है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस कार्बन के ऊपर OH है, इसकी जब हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाएंगे, एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इस कार्बन से क्या निकलेगा, कार्बन 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिए। तो कार्बन 1 से तो हमारा OH निकल गया, ऑब्वियसली इधर कार्बन 2 है तो इधर से क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो यहाँ से H, यहाँ से OH, तो ये हमारा -H2O हो जाएगा। और ये जब -H2O होगा तो जो डबल बॉन्ड बनना चाहिए वो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में बनना चाहिए। ये प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए था, ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, ऐसा हमने सोचा था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है जिसमें कार्बन 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आया है। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है जो कि अनएक्सपेक्टेड था, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। तो अब ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, कि कई बार रिएक्शन के अंदर हमारे ऐसे कार्बोकैटायन बन जाते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जिनकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो क्या होता है कि वो कार्बोकैटायन जो अनस्टेबल है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए रीअरेंज हो जाता है और रीअरेंजमेंट से एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। अब जो एल्कीन बनेगी वो हमारी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से बनेगी, ना कि लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से। तो चलिए अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे ये हमारे पास अल्कोहल था, इसकी जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो मैं यहाँ पे 1 स्टेप में ही दिखा रहा हूँ कि ये H पॉजिटिव इस OH के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से ये OH निकल जाएगा और इसके ऊपर क्या आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये कैसा कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है और हमें पता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होते हैं सेकेंडरी से, सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायन से। तो ये हमारा प्राइमरी कार्बोकैटायन बना है, ये अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। तो अब ये स्टेबल कैसे बना सकता है अपने आप को, कि ये जो कार्बन 1 है, 1 2 3 4, ये जो कार्बन 1 है ये सेकेंड वाले कार्बन से एक हाइड्राइड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, कि यहाँ से
एक हाइड्राइड, हाइड्राइड का मतलब H नेगेटिव, यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड, और ये बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन रखेगा। तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास होंगे तो ये H नेगेटिव बनेगा, और ये यहाँ से उठ के इस कार्बन पे चला गया। इसको बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, कि जब एक कार्बन एटम से कोई हाइड्राइड निकल के दूसरे वाले कार्बन एटम पे जा रहा हो। ये नंबरिंग से हमें नहीं देखना है, इस नंबरिंग का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है कि एक कार्बन एटम से कोई हाइड्राइड निकल के नेक्स्ट वाले कार्बन एटम पे जा रहा है जो उसके जस्ट आगे है, तो उसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके इस कार्बन पे चला गया। अब ये बॉन्ड यहाँ से डायरेक्ट ब्रेक हो गया, तो कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे समझाने के लिए मैं बता देता हूँ 1 2 3 4, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 और ये 4। तो सेकंड वाले कार्बन के ऊपर अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो सेकंड वाले कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो यहाँ से थर्ड वाले कार्बन से अब ये जो डीप्रोटोनेशन वाला जो स्टेप था, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे, और ये -H पॉजिटिव होने की वजह से ये एल्कीन यहाँ पे बन जाएगी। इसके बाद अभी हम देखते हैं, ये तो हमने जो भी हमारी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है वो 2 तरीके से होता है। एक तो हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से, और एक रीअरेंजमेंट होता है 1-2 एल्काइल शिफ्ट की वजह से। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट में एक हाइड्राइड शिफ्ट होता है, और 1-2 एल्काइल शिफ्ट में एक पूरे का पूरा एल्काइल ग्रुप एक कार्बन से उठ के नेक्स्ट वाले कार्बन पे ट्रांसफर हो जाता है। ये सभी चीजें क्यों होती है, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे अगर आप देखो कि ये हमारा 1 2 3 4, यहाँ पे इस एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम करवाएंगे एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ये OH है हमारा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था, इस तरीके से हमारी एल्कीन बननी चाहिए थी। कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में डबल बॉन्ड आना चाहिए था, लेकिन एल्कीन अगर आप देखोगे तो हमारी यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट बनी है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए जब यहाँ से ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन 2 से OH हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये 1 2 3 4, तो कार्बन 2 पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी टर्शरी से कम होती है। तो अगर यहाँ से क्या हो कि ये वाला जो मिथाइल ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से उठ के इस कार्बन पे चला जाए, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, यहाँ से ये उठ के इस कार्बन पे चला जाए, तो तीसरे वाले कार्बन के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4, तो तीसरे वाले कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव यहाँ से क्या होगा, ये सेकंड वाला स्टेप डीप्रोटोनेशन वाला, तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है ये किस तरह से होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से डीप्रोटोनेट हो जाएगा, और कार्बन 2 और 3 के बीच में ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, -H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा। तो आपने देखा कि डबल बॉन्ड हमारा बनना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में बना कहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बन 2 और 3 पे। तो ये किस लिए हुआ, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन वाया 1-2 एल्काइल शिफ्ट। तो ये हमने डिहाइड्रेशन रिएक्शन को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो एल्कीन बनाने के काम आता है वो है बाय होफमैन एलिमिनेशन। अब ये होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब किसी भी क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम हीट करते हैं तो क्या होता है कि एक तो टर्शरी अमाइन बनती है और साथ में एल्कीन बनती है, और इस रिएक्शन को ही बोला जाता है होफमैन एलिमिनेशन। क्वाटरनरी अमाइन क्या है,
कि जब नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी होती है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसको क्वाटरनरी अमाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए नाइट्रोजन का एक बॉन्ड ये है, एक ये, तो ये 4 बॉन्ड हो गए हैं। जब भी नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और उसको अमोनियम बोलते हैं। तो क्वाटरनरी अमोनियम, और ये हाइड्रोक्साइड है तो इसलिए क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये। इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है कि ये हमारा अल्फा कार्बन होता है जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है नाइट्रोजन से। इस कार्बन से नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है वो बीटा कार्बन कहलाता है। तो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट किया जाता है तो जो बीटा हाइड्रोजन है बेस उस बीटा हाइड्रोजन को निकाल लेता है। तो ये जो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो ये जो बेस है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा। अब कार्बन की यहाँ पे वैलेंसी 4 है, 2 तो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो ये जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला जो बॉन्ड है ये इसके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर चले जाएंगे और नाइट्रोजन का और ये कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिलेंगे तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के साथ ये 3 CH3 ग्रुप ये जुड़ जाएंगे। एक तो ये बनेगा, एक ये वाटर बनेगा, H यहाँ से OH यहाँ से, तो वाटर और ये बन गया हमारा। और यहाँ पे क्या होगा, ये CH2, ये भी CH2, बीच में ये डबल बॉन्ड आ गया है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारी एल्कीन बन गई है। तो ये है होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं कि जो होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है ये E2 मैकेनिज्म से होती है। होफमैन एलिमिनेशन जो है इसका मैकेनिज्म जब हम देखते हैं तो कौन सा मैकेनिज्म होता है, E2 मैकेनिज्म। अब E2 मैकेनिज्म के बारे में आपको पता है कि E2 मैकेनिज्म एक 1 स्टेप का मैकेनिज्म होता है और जो रिएक्शन होती है वो कंसर्टेड मैनर में होती है। E2 मैकेनिज्म से जो रिएक्शन होती है वो कंसर्टेड मैनर में होती है। कंसर्टेड मैनर का मतलब क्या है कि जितने भी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के जो स्टेप होते हैं वो एक ही स्टेप में हो जाते हैं सारे। तो क्या होगा, जैसे ये बेस यहाँ से हाइड्रोजन निकाल रहा है तो धीरे धीरे ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन का ब्रेक हो रहा है, इस तरीके से डॉटेड से दिखाएंगे। ये वाला बॉन्ड जब इधर जा रहा है तो धीरे धीरे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है तो इसको भी डॉटेड से दिखाएंगे। ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है धीरे धीरे तो ये भी इसको भी डॉटेड से दिखाएंगे। ये एक स्टेप के अंदर ही सारे स्टेप हो रहे हैं कि ये, तो जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। तो ये एल्कीन बन गई, यहाँ से ये वाटर बन जाएगा, यहाँ से ये टर्सरी अमाइन बन जाएगी। ये मतलब होता है कंसर्टेड रिएक्शन का। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में एल्कीन बनती है तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट बनेगी। लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी। अब कैसे पता चलेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का, कि देखिए जैसे अब ये वाला हमारे पास क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्ट है, इसको हम हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है जो नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इस अल्फा कार्बन के बाद एक बीटा कार्बन ये है और एक बीटा कार्बन इधर है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये बेस एक हाइड्रोजन यहाँ से ले सकता है, ये CH2 है, तो एक हाइड्रोजन तो ये यहाँ से ले सकता है और एक हाइड्रोजन ये या फिर यहाँ से ले सकता है, ये वाला। एक हाइड्रोजन ये इस तरीके से इस वाले बीटा कार्बन से ले सकता है। इसको अगर हम A बोलें, इसको अगर हम B बोलें, तो जब A वाला हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो ये वाला जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो ये बॉन्ड इधर आएगा और ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा नाइट्रोजन पे। तो जो हमारी एल्कीन बनेगी उसमें कौन कौन से कार्बन पे बॉन्ड बनेगा, इस CH और इस CH के बीच में ये CH3 ऐसे ही रहेगा। तो ये वाली एल्कीन बनेगी जब कौन सा हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, A वाला। जब A हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है तो ये वाली एल्कीन बनेगी। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, दोनों तरफ
एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब अगर ये नीचे वाला बी वाला जो हाइड्रोजन है, ये बी वाला हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है यहाँ से ये वाला, तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो हमारा डबल बॉन्ड है वो CH2 और CH के बीच में बनेगा, और ये CH3 CH2 ये इंटैक्ट रहेंगे। तो ये CH3 CH2 ये हमारा डबल बॉन्ड बन गया। और ये जो प्रोडक्ट होता है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस डबल बॉन्ड पे सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, 2 एल्काइल ग्रुप है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के तरफ। यहाँ पे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में सिर्फ एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो मेजर प्रोडक्ट होती है, इसीलिए यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला है, क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। तो होफमान एलिमिनेशन में आपको क्या याद रखना है कि हमेशा वो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखोगे, इसको मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो होफमान एलिमिनेशन में जिस कार्बन पे नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं तो वो वाले बीटा हाइड्रोजन ही आपको निकालने हैं। तो एक बीटा कार्बन ये है, एक ये है, तो इस बीटा कार्बन पे 3 बीटा हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे 2 बीटा हाइड्रोजन है। तो जब बीटा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं जिस कार्बन से, उसी कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालने हैं, और मेजर प्रोडक्ट हमारा उसी कार्बन की तरफ से बनेगा। तो इसी के साथ हमने जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे एल्कीन के लिए वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स।